नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी और जबरदस्त जानकारी आ रही है। इसका विषय है किरीट सोमैया, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। उन्हें एक नोटिस मिला है। कल एक और एनसीपी के नेता का भी बयान आया था कि वो 100 करोड़ का एक नोटिस देंगे, वो एक विषय अलग है। और तीसरी भी बहुत बड़ी और जबरदस्त जानकारी है, वो है अनिल देशमुख, जो पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के रह चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उनके विषय में हाईकोर्ट का एक आदेश हो चुका है। उस विषय में भी पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको सही सही जानकारी प्राप्त हो सके और आप उसे पूरी तरह से समझ सके। और उसके बाद आप तय कीजिए आपको क्या लगता है। और आप जरूर आपके कमेंट्स जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर हमें आपकी राय बताएं, आपके कमेंट्स बताएं। देखिए, कल जब ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, महाराष्ट्र से हैं, वो पूर्व सांसद किरीट सोमैया जी, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था जिसमें कुछ लगभग 127 करोड़ के कुछ घोटाले के बारे में उन्होंने बताया था। और उनका जो इल्जाम था, वो कह रहे थे कि 2700 पेज उन्होंने दिखाए, कुछ 2700 पन्नों के सबूत। और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं हसन मुशर्रफ, उनके खिलाफ ये सबूत है मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके और उनके बेटे के खिलाफ। और कई सारे शेल कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है, यानी जो कंपनियां या तो बंद हो चुकी हैं या आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उन्हें बंद कर चुका है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट अब तक चल रहे हैं। और उन्हें फ्रंट बना करके और वहां से लोन करके ये लोग दिखा रहे हैं कि हमने लिए हैं, जबकि वो पूरे काले पैसे है या रिश्वत के या किसी और तरह की फंडिंग है जो कानून में नहीं बैठती, और उसे लोन करके अपना इनकम करके इन्होंने दिखाया है, ऐसा उनका दावा था। खैर, ये सब हालात में इसके तुरंत बाद ये जो हसन मुशर्रफ है, उनका एक बयान आया था कि वो 100 करोड़ के मानहानि का केस, आबरू नुकसानी का यानी डिफेमेशन का केस वो करेंगे किरीट सोमैया पर। दोस्तों, बता दें आपको, उन्होंने एक और बात कही थी कि वो जो किरीट सोमैया के ऊपर जो केस करेंगे वो सेशन कोर्ट में करेंगे। तो शायद वो कोल्हापुर सेशन कोर्ट की बात करते हो, क्योंकि वो कोल्हापुर का जो कागल तालुका है वहां से वो चुने हुए विधायक हैं। खैर, शायद उन्हें नहीं मालूम है कि ये जो डिफेमेशन केस होता है ये एक तरह का सिविल क्लेम होता है, और वो वहां जरूर कर सकते, लेकिन कोई भी क्लेम जो 5 करोड़ या उसके ऊपर हो उसे हाईकोर्ट में ही जाना पड़ता है। यानी इन्हें जाना पड़ेगा बॉम्बे हाईकोर्ट, जिसे महाराष्ट्र एंड गोवा हाईकोर्ट कहा जाता है, और फॉर्मली इसे बॉम्बे हाईकोर्ट कहा जाता है। तो ये वो केस वहां पर नहीं कर पाएंगे, चाहे बॉम्बे सेशन मुंबई सेशन की बात करते हो या कोल्हापुर सेशन की बात करते हो। तो ये शायद उन्हें जानकारी नहीं रही होगी। दूसरी आपको बड़ी जानकारी दे दें कि जो अभी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, उसके परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, जो कि वहां के सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना प्रमुख के एकदम खास माने जाते हैं। उनके विषय में किरीट सोमैया ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप वगैरह किए थे, और उस विषय में ये जो अनिल परब हैं, इन्होंने उन्हें एक नोटिस भेज दी है, ऐसी जानकारी मिल रही है कई विश्वसनीय सूत्रों से, कि 100 करोड़ की जो आबरू नुकसानी या मानहानि का दावा वो करेंगे अगर 72 घंटों के अंदर, यानी नोटिस मिलने के साथ, नोटिस मिलने से 72 घंटों के अंदर अगर ये लिखित स्वरूप में माफी नहीं मांगते, तो जाहिर माफी, और वो भी राइटिंग में, लिखित में। तो दोस्तों, इस विषय में भी आपको बता दें, ये शायद नोटिस उन्हें मिली हो, नहीं मिली हो, कल या परसों में मिल जाए, और उसके बाद 72 घंटों में अगर ये लिखित स्वरूप में जाहिर माफी नहीं मांगेंगे तो क्या होगा। तो 72 घंटों के पास केस नहीं की जा सकती। इस तरह के केस को करने के लिए कम से कम 15 दिनों की नोटिस देना जरूरी है। ये हम आपको नियम और कानून की बात बता देते हैं। और ये भी केस, क्योंकि ये 5 करोड़ या उससे ज्यादा का दावा है, तो ये हाईकोर्ट में करनी पड़ेगी, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट में। दूसरी आपको एक बात बता दें, ये जो हसन मुशर्रफ की बात हो या ये जो परिवहन मंत्री या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अनिल परब की बात हो, ये जो भी केस करेंगे, ये जो 100 करोड़ का दावा कर रहे हैं, उस 100 करोड़ के दावे के लिए इन्हें 5% जो है वो कोर्ट फीस भरनी पड़ेगी, जैसे स्टैंप ड्यूटी भी कहा जाता है, कोर्ट फीस भी कहा जाता है। 5% यानी 100 करोड़ के 5% होते हैं 5 करोड़ रुपए। तो इन्होंने, और जो नॉन रिफंडेबल है, तो ये हसन मुशर्रफ हो चाहे अनिल परब हो, इन्होंने
5 करोड़ रुपए न्यायालय में भरने होंगे, वो भी व्हाइट में, यानी चेक से, डीडी से, जिस तरह से भी हो, पे ऑर्डर से। तो ये एक बड़ी बात है कि ये जो नेता लोग हैं वो गांव से आते हैं, कोई जिलों से आते हैं, कोई कहीं से आ रहा है और इनके पास इतने करोड़ों करोड़ों है कि ये 5 करोड़ रुपए नॉन रिफंडेबल पैसा रुपए भर पा रहे हैं, 5 करोड़ रुपए की। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरह के जो भी नेता हैं, तो क्या उन्हें जनता जो चुन के दे रही है, चुनाव में जिता के दे रही है, और उनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद उसको दबाने के लिए क्या वो कानून का हथकंडा बना रहे हैं, या कानून को खिलौना करके वापरने की, यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में आपकी राय जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं। दूसरे हम आते हैं महत्व के मुद्दे पे, अनिल देशमुख के विषय में। देखिए, ये जो पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, इन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की हुई थी जिसमें उन्होंने कई तरह के रिलीफ मांगे थे, यानी कई तरह की जो आसानियों के लिए उन्होंने अर्जी दी थी। जिस तरह की वो जो नोटिस है उनको पर्सनली वहां ईडी के सामने हाजिर होने का, उसे कॉश कर दिया जाए, यानी उसे बर्खास्त करके साइड में कर दिया जाए, और वो अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वहां उपस्थित रह सके। उनके जो स्टेटमेंट वगैरह है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ईडी के सामने पेश कर सके, यानी ईमेल इत्यादि से वगैरह। तो इस तरह के उन्होंने कई सारी ये जो रिलीफ है वो मांगे थे, और उसमें से लगभग आपको हम बता दें, उनके करीब करीब 11 के आसपास उन्होंने कुछ रिलीफ मांगे थे, जिसमें से और रिलीफ की अगर हम आपको जानकारी दें कि उन्होंने कहा था कि ईडी को रिस्ट्रेन किया जाए, या जो वहां के असिस्टेंट डायरेक्टर है वो इन्हें अरेस्ट नहीं करे या किसी भी तरह की कोअर्सिव एक्शन नहीं ले। कोअर्सिव एक्शन यानी किसी भी दबाव तंत्र को नहीं अपनाया जाए। दूसरी बात, उन्होंने कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कही कि जैसे सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 है या सबसेक्शन 3 है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, तो उसका जो है उसके जो अनुसार ये सब किया जाए। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तय करती है। कोर्ट शायद इस तरह के चीजों में इंटरफियर करना पसंद नहीं करे, सही नहीं समझे, ये हो सकता है। न्यायालय की बात चल रही है यहाँ पर। ये जो सुनवाई हो रही थी ये माननीय हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के सम्माननीय हाईकोर्ट जस्टिस हैं संदीप के शिंदे, यानी एस के शिंदे, इनके सामने ये सुनवाई चल रही थी, और इन्होंने ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव की हमने आपको बात बताई। और दूसरी बात कि इन्हें पर्सन में वहां पर, यानी पर्सनली वहां पे फिजिकली हाजिर होने की जबरदस्ती नहीं की जाए, इस तरह का डायरेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से किया जाए, इस तरह का ऑर्डर उन्हें दिया जाए। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जो ऑब्जेक्टिव हैं उसी हिसाब से, यानी उसी मापदंड के हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जाए। अब कौन सी कार्रवाई कौन से नियम के, कौन से सेक्शन के, कौन से सब सेक्शन से करनी है नहीं करनी है, वो कायदे में फिट बैठेगी नहीं बैठेगी, वो तो सरकारी वकील है और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उनसे राय लेकर के ही करेगी, और उनका उतना उनके पास अधिकार है। तो ये भी शायद हाईकोर्ट इस तरह के विषयों में ना जाए, सम्माननीय हाईकोर्ट उच्च न्यायालय। फिर उन्होंने और भी कुछ कहा है कि जो कोई केस साइटेशन उन्होंने दिए, यानी इसके पहले कुछ केस जो चले हैं उसमें कुछ ऑर्डर्स हुए हैं, तो उनके हिसाब से, यानी उन्होंने 2-3 केस जो है कोर्ट किए हैं, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जिस तरह से इसमें लेट डाउन हुआ है, यानी जिस तरह से कार्रवाई का आदेश हुआ है, इसी हिसाब से ये किया जाए। अभी हर केस अलग अलग होता है, कोई अलग किसी और पिछले केस का जरूरी नहीं है कि ये केस से मैच हो, और उसे सर्कमस्टेंसेस मैच होने चाहिए, नहीं होते, कोई जरूरी नहीं है मैच हो, तो वो हिसाब से वो आदेश देना ये शायद उच्च न्यायालय ये सही नहीं समझेगा, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस शायद मैच नहीं होते हों या जो भी है। तो वो एक है जिसमें से वो जो एक केस जो है वो बिहार का मसला था, 2014 का साइटेशन था। दूसरा जो उन्होंने कोर्ट किया था वो भी कुछ उत्तर प्रदेश का मसला था, वो 1994 का केस था। सुप्रीम कोर्ट के दोनों केस के उन्होंने कोटेशन दिए थे, कोर्ट किए थे, और उन्होंने
ये इसके सिवा और जो ये किया है, उन्होंने ये कहा है कि जब उनका स्टेटमेंट लिया जाए तो उनके वकील के सामने स्टेटमेंट लिया जाए और उसे वीडियोग्राफ और ऑडियोग्राफ किया जाए, यानी उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। और उन्होंने ये मांगी थी कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स है एप्लीकेंट के, यानी आरोपी के, जो अब हाईकोर्ट के इस रिट पिटीशन में एप्लीकेंट है यानी अर्जदार हैं, उसे सेफगार्ड करने के लिए योग्य ऐसे आदेश माननीय उच्च न्यायालय दे दे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए, जिसकी कॉपी हमारे पास आ चुकी है, तो उसी हिसाब से हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जितनी डिमांड की है, जितनी रिक्वेस्ट की है, जितने अर्ज में जो इन्होंने जो विनंतियां की है, उसमें से काफी सारे यानी मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी उसमें से मेजॉरिटी लगभग ये जो है, ये इस तरह के कानून के तहत आते हैं कि जिसे ये सिंगल जस्टिस की बेंच इसकी सुनवाई करके फैसला नहीं दे पाएगी। इसके लिए इस रिट पिटीशन को जो है डिवीजन बेंच के सामने रखा जाए। अब देखिए दोस्तों, डिवीजन बेंच के सामने इस विषय को रखा जाए तो उस हिसाब से इन्होंने अपने सामने से ये पूरा रिट पिटीशन जो सम्मानीय जस्टिस हैं एस.के. शिंदे साहब, उन्होंने उसे डिस्पोज कर दिया और अभी आगे की तारीख जो है उसका कुछ बताया नहीं गया। वो रजिस्ट्रार उसके ऊपर तय करेंगे कि कौन सी तारीख देनी है। और हम आपको एक और बात बता दें कि नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से आने वाले जो शनिवार को या शुक्रवार शाम को या शनिवार शाम को ये जो अभी जो तारीख चल रही है 14 तारीख, यानी ये जो तीसरा हफ्ता है, यानी तीसरा शनिवार होने वाला है, तो 18 तारीख के शाम के रात तक मालूम होना चाहिए कि इनकी कौन से डिवीजन बेंच के सामने रिट पिटीशन रखी गई है और उसकी आने वाले हफ्ते में यानी 18 तारीख के बाद में कौन सी तारीख को उनकी सुनवाई होने जा रही है। ये होता है नॉर्मल कोर्स में। अगर उनके वकील हाईकोर्ट में मेंशन करके और इसे एक्सपेडाइट कराते हैं, यानी इसे आगे लेते हैं, मैटर को फास्ट करवाते हैं, तो वो विषय अलग है। वो तो आने वाले जो 3-4 दिन बचे हैं इस हफ्ते में, तो फिर वो कभी भी बोर्ड पे मैटर आ सकता है और उसकी सुनवाई हो सकती है। वो हो गया एक अलग विषय है। जो रूटीन मैटर है वो हमने आपको बताया कि 18 तारीख के शनिवार को उसकी डेट तब तक तय हो जाएगी और उसके बाद 19 तारीख के बाद जो हफ्ता चलता है, यानी 20 तारीख से लेके 24 या 25 तारीख तक जितना वर्किंग है सम्मानीय उच्च न्यायालय का यानी हाईकोर्ट का, तो उस दरमियान उनकी तारीख लगने की संभावना है। तब तक तो ईडी उनकी तलाश में है। ईडी ने सीबीआई को कह दिया है कि इन्हें खोजने में, इन्हें ढूंढने में, पकड़ने में हमारी सहायता करे। ऐसा ऑफिशियल लेटर उन्होंने दे दिया है। इस तरह की जानकारी हमें काफी सारे विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है। तो ये जो हालात हैं, क्या आपको लगता है कि ये हाईकोर्ट में जब मैटर आएगा हियरिंग के लिए, इनकी रिट पिटीशन आए हियरिंग के लिए, उसके पहले शायद ये पकड़े जा चुके हो, या इन्हें कुछ राजनीतिक नेताओं ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी के या किसी बिजनेसमैन ने, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्हें शरण दिए, इन्हें छुपा के रखा है, या क्या है क्या नहीं, इस विषय में आप जरूर कमेंट करके हमें आपकी राय इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताएं। आपने ये पूरा जो वीडियो सुना और इसका आपको कंटेंट कैसा लगा, ये आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी राय लिख करके बताएं। इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी और कलीग्स के साथ आप शेयर करें, अपने सहयोगियों के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दे, ताकि आपको जल्द से जल्द तुरंत हमारे जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको जानकारी मिले और आप तुरंत वो वीडियो तुरंत देख सकें और सही सही जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।